हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स ऐसा क्या करे और क्या ना करे जिससे 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा कभी ना आ सके। आज हम कवर करने जा रहे हैं एंड्रयू रॉस सॉर्किन की टू बिग टू फेल किताब। हमने अभी कुछ ही दिनों पहले वॉल स्ट्रीट के फाइनेंस सिस्टम पे को लेकर एक किताब कवर की थी जिसका नाम था लायर्स पोकर। उस किताब में हमने जाना कि वॉल स्ट्रीट में क्या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करने किए थे, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या था और कैसे मिला। टू बिग टू फेल नाम की किताब जो हम आज कवर करने वाले हैं वो इस सवाल का जवाब देती है। एंड्रयू रॉस सॉकिन्स इस किताब के लेखक हैं और वो हमें बताते हैं कि कैसे वॉल स्ट्रीट के लोगों ने फाइनेंशियल सिस्टम को और खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाला। ये किताब 2008 के प्रचलित फाइनेंशियल क्राइसिस को भी कवर करती है जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट माना जाता है। तो किताब खोलते ही हम पहुंच जाते हैं सितंबर 2008 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होने वाली थी और लीमन ब्रदर का कोलैप्स होने वाला था। हमें उस समय की बड़ी बड़ी बातें, प्रेशर या वॉल स्ट्रीट के अधिकारी और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा लिए गए निर्णयों को समझने के लिए लेखक ने हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करके कहानी को पीछे ले जाते हैं। क्राइसिस के पहले क्या हुआ था, क्या ड्रामेबाजी हुई थी, गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया था और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे जिससे पूरी की पूरी सिस्टम इस तरह से हिल गई थी, जैसे सबसे बड़े अच्छे ढंग से लेखक ने इस किताब में बताया है। तो जिन्हें भी फाइनेंस में गवर्नमेंट का मार्केट में क्या रोल है इसमें या फिर इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी में इंटरेस्ट है, उन्हें एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, और अगर नहीं तो ये एपिसोड 3-4 बार देख लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं 7 इम्पॉर्टेंट लेसन्स की ओर और जानेंगे इस किताब को डीप में इन लेसन्स के थ्रू। लेसन नंबर 1 है रेगुलेटरी ओवरसाइट्स। नाउ ये एक ऐसी चीज है को एक्चुअली दर्शाता है कि कैसे कमजोर रेगुलेशंस यानी के कंट्रोल के कारण परिणाम भयानक हो सकते हैं, जैसे कि 2008 क्राइसिस के वक्त हुआ था। रेगुलेटरी ओवरसाइट जरूरी है ताकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर नजर बनाए रख सकें और ये सुनिश्चित कर सके कि ये सभी इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। रेगुलेशन में कमी करना, जैसे निगरानी में ढिलाई कर देने या फिर जोखिम को सही तरीके से नहीं समझना, उस समय का संकेत बड़ा कारण था क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेने से बहुत आसान बना देता है। और ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी उस वक्त बने थे जो बिल्कुल पारदर्शी नहीं थे। ये पॉइंट आजकल के लिए भी वैलिड है गवर्नमेंट के लिए, जो ऐसे वेकअप कॉल देता है जिससे रेगुलेटरी सिस्टम को इवैल्यूएट करने का इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है और परेशानी का हल निकालना आसान हो जाता है। तो जो भी रेगुलेटरी में करवाटे होती है उसे क्षमता की बात पर निर्भर करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की हालत कैसी है। लेसन नंबर 2, मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड से लेखक ये बताते हैं कि कैसे फाइनेंशियल फर्म्स ये सोचती है कि क्राइसिस के टाइम पर गवर्नमेंट उनका लॉस को कवर कर लेगी, जिसके कारण वो और ज्यादा रिस्की बिहेवियर शो करते हैं। जब बैंक्स को या अलग अलग कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि मुसीबत आने वाली है,
पर गवर्नमेंट का पैसा उन्हें बचा लेगा तो वो और भी ज़्यादा रिस्क लेने लग जाते हैं और उन्हीं को चिंता नहीं होती कि हमें किसी की कीमत चुकानी पड़ सकती है क्या। ज़्यादा जोखिम भरे निवेश करना, सट्टा बाजार में पैसा लगाना या गिरे हुए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचना, ये सब लापरवाही के अंदर आते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना सोचे समझे लोगों का पैसा रिस्क पर लगा देते हैं और बाद में गवर्नमेंट उसकी भरपाई कर देती है, जिससे सिस्टम में और भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए मॉरल हैजार्ड्स की बात यहाँ पर की गई है, जिससे लेखक अपने समझाते हैं कि गवर्नमेंट जब इन इंस्टीट्यूशंस को कवर करती है तो इसके काफ़ी अनवांटेड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए उनके नुकसान को भरपाई खुद ना करने देना, इससे जोखिम कम होगी और इंस्टेबिलिटी के चांसेस कम होंगे। लेसन 3, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए, जैसे वहाँ बड़ी बड़ी बैंक्स को बंद होने से रोक सके, बचा सके, ये पॉइंट पर परिस्थिति को डिपिक्ट करता है। ये इंटरवेंशन प्राइवेट कंपनीज के रेस्क्यू के लिए होता था, जिससे कई सवाल उठे कि आखिर गवर्नमेंट का इकोनॉमी में रोल क्या है। किसी कोलैप्स को पलटने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत और फ्री मार्केट आइडियाज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को इस किताब में समझाया गया है। कैपिटलिज्म और स्टेबिलिटी के बीच में एक संतुलन बनने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये बुक उस पर प्रकाश डालती है। तो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में क्या रोल होता है, इस पर आज भी काफ़ी डिस्कशन, डिबेट्स जारी है और शायद आगे भी बरकरार रहेंगे। लेसन नंबर 4, लेसन्स नॉट लर्न्ड इन दिस प्रोसेस। 2008 के क्राइसिस से हमने जो कुछ भी सीखा, क्या वो काफ़ी है कि आगे ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी? ये किताब एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखती है कि वो क्राइसिस बहुत बड़ा था और उससे सीवियर प्रभाव पड़ा था पूरे इकोनॉमी पे, जो काफ़ी गहरा भी था। उस क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कई बदलाव किए, कोई रोक टोक लगाई, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं है जिससे भविष्य में ऐसी आफत ना आ पाए। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लाना इतना आसान नहीं है और रेगुलेटरी को मेंटेन करना तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसी बात का लेखक जोर देते हैं। ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए निरंतर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है, पर्सनल लेवल पर भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी। तो बस याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि परेशानी भी है और फिर कभी नहीं आएगी और आराम से बैठ जाइएगा। फाइनेंशियल सेक्टर निरंतर बदलता रहता है और उसके साथ नए नए डेंजरस भी आ रहे हैं, जो ज़रूरत है कि आप खुद को समय समय पर उस पर ध्यान देके जागरूक रहें। लेसन नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कुछ लोगों को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके आचरण को लेके लोगों की तरफ खरी खोटी सुननी पड़ती थी। 2008 क्राइसिस के पहले ये हमारा ध्यान सिर्फ उस तरफ खींचती है जहां पब्लिक डिमांड करती है कि बैंक्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी क्राइसिस की जिम्मेदारी ले और अपनी जवाबदारी का बोझ उठाए, लेकिन ये इशू सामने नहीं आ सकता। लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड और लिंक्ड सिस्टम में जवाबदारी सौंप पाना या एक पनिशमेंट सिस्टम फॉर्म करना एक मुश्किल टास्क है। तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि कितना ज़रूरी है फाइनेंशियल सिस्टम को पब्लिक के सामने खोलना और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जिम्मेदारी निभाना। और तो और ये सवाल भी उठाती है कि आखिर 2008 कैसे सिस्टमैटिक फेलियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे इस डिस्कशन पर आप लोगों की क्या राय है, थोड़ा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा टुवर्ड्स द एंड। लेसन नंबर 6, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। लेखक की कहानी से हमें पता चलता है कि वित्तीय संस्थाओं में, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, पारदर्शिता की कमी और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल अपडेट की अस्पष्टता
ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि पार्टिसिपेंट्स में आसपास विश्वास बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है साफ और स्पष्ट बातचीत करना। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और सब कुछ धुंधला धुंधला सा होगा तो मार्केट में ऐसे हिस्सा लेने वाले निर्णय को प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। तो ये किताब एक रिमाइंडर है कि ट्रांसपेरेंसी विद द संस्थाओं का मुख्य सिद्धांत है, जिसके बिना उसकी नींव कभी भी डगमगा सकती है। लेसन नंबर 7, सिस्टमैटिक रिस्क। लेखक इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे कुछ 1-2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक का फेलियर पूरी नैया लेके डूब सकता है। मतलब ऐसी चिंगारी लगा सकता है जिससे बाकी सभी इंस्टीट्यूशन भी उसकी चपेट में आएंगे और एक जनरलाइज फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ खड़ा हो जाएगा। इसी को सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। एक रिस्क कास्केड जनरेट होता है जब आसपास में जुड़ी हुई बैंक्स, कंपनीज एक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंसॉल्वेंसी से जोड़ देते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में बोलती है दिवाला निकल जाना। इस तरीके से संस्थाओं का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो सब कुछ मानो जम सा जाते हैं। इसके आपस में जुड़ाव मारने से व्यक्ति का पूरी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि नेता और गवर्नमेंट के लोगों से सिस्टम्स बनाए रखें और सिस्टमैटिक जोखिम से बचा जा सके। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन समाप्त होते हैं। ये बुक रीडर्स को गवर्नमेंट के फंक्शंस को समझाने, मॉरल एथिक के पीछे के कारण और फाइनेंशियल इंडस्ट्री पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। तो 2008 के क्राइसिस से सीखिए और जवाबदारी, पारदर्शिता और रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत को समझे और ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ने में सहायक बने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम तो एक माध्यम है, एक कैटालिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो किताबों में छुपा हुआ है उससे आप तक साफ, आसान, सुरक्षित, सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस नाम की किताब, जिसके बारे में जो हमें फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे इस्टेब्लिश हुए, किसने किए और इस बारे में पूरी हिस्ट्री से अवगत कराती है ना इंटरेस्टिंग? So ladies and gentlemen, wait for the next episode. Till then, this is Prathamesh Willing signing off until we meet next. Thank you.